नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द एचएच क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी, आई एम हैप्पी टू बी हियर। तो नमस्कार सभी दोस्तों को भी। अब हमारे कुछ ऐसे सवाल हैं आपसे जो डिजीज स्पेसिफिक रहेंगे, कुछ जैसे कुछ ऐसी बीमारियां हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन हैं जब लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या करें। तो जैसे पहला सवाल मेरा रहेगा सर कि एक मुझे एक पेशेंट मिले जिनकी आंख के बीच में यहाँ अंदर की तरफ एक मस्सा हो रहा है सफेद रंग का। उसका क्या कारण हो सकता है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि उसका तो ऑपरेशन ही कहा जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा। उसको टेरिजियम कहते हैं। द स्पेलिंग इज GTERYGYM, टेरिजियम। जी इज साइलेंट हियर। तो टेरिजियम का नॉर्मली डॉक्टर्स ठीक बोल रहे हैं कि एक ही तरीका उनको पता है, लेकिन इसके और भी कई तरीके हो सकते हैं जो उनको पता नहीं, क्योंकि उनके मतलब करिकुलम में ये नहीं। उसका तरीका ये है आंखों की। Did you know that eyes are not part of the body? They are part of the brain. They are not part of the body. They are part of the brain. It is a brain projection on the surface is called an eye. It is the brain is projecting outwards. Number one. और ये एक इंद्रिय है। जो पांच इंद्रियां हैं जो हम आहार लेते हैं, ये एक आहार की इंद्रिय है। आप अगर गलत चीज देखें तो गलत थॉट आता है, तो गलत रास्ते आदमी चल पड़ता है। ये एक इंद्रिय है। और सभी पांचों इंद्रियां, सिर्फ आंख नहीं, पांचों इंद्रियां चलती सूरज से हैं। ये बहुत कम लोग सोचते हैं। और इनको, जिनको ये है, उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी जरूर होगी। इट इज अ गुड आइडिया कि 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को रोज सूर्य त्राटक करें। फर्स्ट डे को टेरिजियम का एक फोटो खींच लें, 15वें दिन एक फोटो खींच लें। उनको लगेगा कि टेरिजियम गया कहाँ। ये सर्जरी इंसान ने नहीं किया, सूर्य देवता ने किया है। बात यह है कि हम इन चीजों से कट चुके हैं। हम तो ऐसे लोग हैं कि हम साइंस में इतना, हमारी दृष्टि इतनी खंडित हो गई है कि हमें अल्ट्रावायलेट रेज को बैन करने के लिए एक ब्रांड निकालना पड़ा, जिसको रे बैन कहते हैं। रे बैन चश्मे जो हैं अल्ट्रावायलेट रेज को बैन करते हैं। कितने दुख की बात है कि अल्ट्रावायलेट रेज ही हर एक सेल से मेलाटोनिन निकालते हैं। मेलाटोनिन सिर्फ पाइनियल ग्लैंड से निकलता है। ऐसी सोच 4-5 महीने पहले तक थी। अब तो ये साइंस आ गया है और ये प्रूव हो गया है। एक एक सेल के पास वो कैपेबिलिटी है मेलाटोनिन निकालने की, विच इज द मोस्ट पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट नोन टू मैनकाइंड। और वो अल्ट्रावायलेट रेज से निकलता है। तो हमें बोला जाता है कि 12 बजे के बाद आप ना जाओ, कैंसर हो जाएगा। मतलब जब तक हम प्रकृति का दोहन करते रहेंगे, प्रकृति को देखने की दृष्टि खंडित रहेगी। और इस खंडित दृष्टि से हम कभी भी समग्र रूप में प्रकृति को समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं हर बार भारतीयता पे वापस आता हूं। जी डॉक्टर साहब, आप ऐसी बातें बताते हैं कि मतलब आंखें खुली की खुली रह जाए लोगों की। मतलब जो किसी को भी नहीं पता होता। बहुत ही सरल उपाय आपने बता दिया है इसका, बिना सर्जरी के भी कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक सर बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे जो क्वेश्चन लग रहा है कि आपके अनुसार अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए, मैंने कहीं सुना है कि आप बताते हैं कि उसे अदरक चबाना चाहिए। तो जब तक उसकी आंखों में से जी आंसू ना आ जाए तब तक उसे अदरक चबाना चाहिए। तो यहाँ मेरा जी। ये सवाल रहेगा कि जिसके से दांत ही नहीं है वो कैसे, वो क्या ले, मतलब क्या उसका रस निकाल के ले? जिसके दांत नहीं है जो चबा नहीं जिसके सकता। दांत नहीं। राइट, राइट। ये दो आपके दो अलग अलग प्रश्न हैं। मैं दोनों को एड्रेस करना चाहूंगा। नंबर 1 इज अदरक और अदरक का रोल एज फार एज हार्ट अटैक इज कंसर्न। इसके लिए सबसे पहले हमें हार्ट अटैक समझना पड़ेगा। हार्ट अटैक इज कहीं भी, और सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं, ब्रेन अटैक भी, कहीं भी अटैक, कोई भी ऑर्गन जहां पर इंफॉक्शन हो रहा है,
पेशेंट्स का कोई भी ऑर्गन काम करना बंद कर रहा है, दो ही चीजें हैं, ब्लड सप्लाई या तो बाधित हो गया है या बहुत ज्यादा हो गया है। यही दो दो ये कंडीशंस हैं डिजीज होने के। हार्ट डिजीज में ब्लड सप्लाई बाधित हो गया है, कैंसर में ब्लड सप्लाई ज्यादा हो गया है। तो दोनों को कैसे काटा जाए, जैसे ज्यादा हो गया है तो कम कैसे किया जाए, कम है तो ज्यादा कैसे किया जाए, यही करना है ना। तो जो वेसल्स चोक हो गए हैं, अचानक बंद हो गए हैं, इसी से हार्ट अटैक आया है, उसको खोलने की तरीका हम अंदर जाके भी खोल सकते हैं, जो एंजियोप्लास्टी में करते हैं। या दूसरा तरीका क्या है, कोई ऐसी चीज खाएं ताकि वो वेसल जो चिप गए हैं डायलेट हो जाएं। तो अदरक बहुत पावरफुल नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेटर है। नाइट्रिक ऑक्साइड वेसल्स को खोलता है। मायोकार्डियम में पर क्यूबिक मिलीमीटर कितना ब्लड सप्लाई ये बढ़ाता है, जो नोन ड्रग्स है मैनकाइंड के लिए, क्योंकि वो नापते हम ही है। मैं रेडियोलॉजिस्ट हूं, हम ही नापते हैं कितना ब्लड सप्लाई पर स्क्वायर पर क्यूबिक एमएम हार्ट को इस ड्रग से मिल रहा है। वो हमारा रिसर्च का विषय है। लेकिन अगर उससे 2 ml मिल रहा है, जो मैक्सिमम ड्रग नोन टू मैनकाइंड है, 2 ml पर मिनट अगर पर क्यूबिक एमएम बढ़ रहा है, तो अदरक से 8 ml बढ़ता है। तो मुझे आप बताइए कि वो ड्रग लिया जाए कि अदरक लिया जाए। अदरक लेना चाहिए, नंबर 1, ज्यादा इफेक्टिव है। नंबर 2, इजिली अवेलेबल है, आपके किचन में है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, अदरक से 4 गुना ज्यादा ब्लड सप्लाई बढ़ गई, नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेशन बढ़ गया। पेशेंट को हम बचा सकते हैं उस समय। जिनके पास दांत नहीं है, वो अदरक को वो करके उसको डाल लें मुंह में, वो अपने आप जो उसका रस है वो अपने आप अंदर जाएगा, उनको हेल्प करेगा। अदरक को ग्राउंड करके या उसको खंडित करके दिया जा सकता है उनके मुंह में, वो उतना ही इक्वली इफेक्टिव होगा। दी ओनली थिंग इज कंडीशन इज कब रुका जाए, अदरक खाने से कब रुका है। जब आंखों से पानी गिर जाता है, दैट मीन्स बॉडी इज ट्राइंग टू टेल यू कि नाइट्रिक ऑक्साइड जितना मिलना था मिल चुका, जो काम करना है उसको कर लेगा वो। और कोई भी चीज मुंह में डालने के पहले मैं रेकमेंड करूंगा कि उसको अभिमंत्रित किया जाए, किसी ना किसी मंत्र से अभिमंत्रित किया जाए, उसको क्वांटम फूड बनाया जाए और उसमें इंटेंट डाला जाए कि हम ये काम इस चीज के लिए कर रहे हैं। जो आप सरप्राइज होंगे, हमारे यहाँ फार्मेसी नहीं है, PHARMACY नहीं है। हमारा जो किचन है वही फार्मेसी है, उसका स्पेलिंग है FARMACY। फार्म के प्रोड्यूस से हम वो दवाइयों का इफेक्ट कर रहे हैं जो नॉर्मली दवाइयों पिल में नहीं है, हम फार्म के प्रोड्यूस से कर रहे हैं। और हमारा जो खाना बनाने वाली मैडम भी हैं और सर भी हैं, उनको पूजा करके वो अंदर घुसते हैं और खाने में इंटेंट डालते हैं कि ये खाना हम ये बना रहे हैं, ये पेशेंट के यहाँ जाए और उसका सारा कुछ भला हो। तो आप देखिए, ये इंटेंट वाला खाना, कभी आप हमारे यहाँ जरूर आए और हमारे यहाँ भोजन करके देखें। आपको वो भोजन करते ही आपको एक दूसरी ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर होगा। आपको ये फील होगा कि ये सिर्फ कोरी बातें नहीं, इसमें इंटेंट डाला गया है और वो इंटेंट आपको फील हो रहा है। जो पेशेंट्स को फील होता है ऑन अ डेली बेसिस, हम देखते हैं वो फील भी करते हैं, वो बोलते भी हैं, और दैट इज हाउ वी डू इट। जी डॉक्टर। तो एक जो बहुत बड़ा सवाल है आज की जो परिस्थिति चल रही है, जो सभी को ये बीमारी चल रही है एसिडिटी की, इसका क्या एक तो मुख्य कारण आप समझते हैं और क्या इसका इलाज है? एसिडिटी एक इसमें भी मैं थोड़ा डिटेल जाना चाहूंगा ताकि दर्शकों को, आपके दर्शकों को ये बात समझ में आए।
अगर पूरे जिंदगी को, पूरे जीवन को कंसाइज करके एक दिन में लाया जाए, अगर एक दिन ही जीवन हो, तो जब आप सो के उठे जिंदगी शुरू हो गई, जब आप वापस सो गए मौत हो गई, मर गए। इतना ही है ना। जब आप सो के उठते हैं, जब तक वापस सो नहीं जाते हैं, आप कुछ भी करते हैं, एसिड बनता है। अगर कोई थॉट आता है तो भी एसिड बनता है। नेगेटिव थॉट आया तो ज्यादा एसिड बनता है, पॉजिटिव थॉट आया तो कम एसिड बनता है, लेकिन दोनों में एसिड बनता है। अगर आपने खाना खाया तो गैस्ट्रिक एसिड बनता है, एक्सरसाइज किया तो लैक्टिक एसिड बनता है। ये दिन भर बॉडी एसिड बनाती रहती है, और दिन भर बॉडी की आपका जैसे भी उपयोग करेंगे एसिड बनेगा। इस एसिड को निकालने में दिन भर बॉडी लगी रहती है। बॉडी के पास 4 ही तरीके हैं एसिड निकालने के: रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन, यूरिनेशन एंड डिफेकेशन। यही 4 तरीके हैं, 5वां कोई तरीका नहीं। अगर आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप एसिड बर्डन बढ़ा रहे हैं, इसीलिए डीप ब्रीदिंग को अल्कलाइन ब्रीदिंग कहते हैं। वो एक तरीका है। दूसरा, पसीना रुक गया, क्योंकि हमारे पास तो एसी है, हम तो अफोर्ड कर सकते हैं। पसीना रोक लिया आपने, एसिड निकलना बंद हो गया, एसिड बिल्डअप हो रहा है बॉडी में। यूरिनेशन, हमें कहीं ट्रैवल करना है, यूरिन हमने रोक लिया, एसिड निकलना रोक लिया आपने। और कॉन्स्टिपेटेड तो लोग रहते ही हैं। तो ये 4 कारण है एसिड बनने के। इसका निदान ये है, लंबा ब्रीदिंग करें, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करें। हम एक वीडियो बना सकते हैं वेगस नर्व को स्टिमुलेट कैसे करें फिजिकली। वेगस नर्व को, वही कुंडलिनी शक्ति है, वही इड़ा पिंगला है, वही वेगस नर्व है। हम नॉर्मली हम शब्द दूसरे यूज कर सकते हैं, दूसरी भाषाओं में यूज कर सकते हैं, बेसिक्स रिमेन द सेम। तो वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर लें, आपका एसिड निकलना बंद हो जाएगा या एसिड लिमिट हो जाएगा। तो या तो एसिडिटी के एसिड को लिमिट कर लें निकलने से, या उसको निकालने के तरीके ज्यादा बना लें, तो आपका एसिड बेस बैलेंस रहेगा। तो इसलिए एसिडिटी जो प्रॉब्लम है, उसको समग्र रूप से देखना जरूरी है। मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? एसिड जो बनेगा, बॉडी जब ओवरवेल्म हो जाएगी कि भाई ये मान नहीं रहा है, एसी में ही रह रहा है, कुछ खा ले रहा है, इससे ज्यादा एसिड बन रहा है। तो बॉडी जब ओवरवेल्म हो जाती है तो इस एसिड को इकट्ठा करके कहीं ना कहीं फेंकती है। अगर इकट्ठा करके गॉल ब्लैडर में फेंक दिया तो वहां स्टोन बन गया, किडनी में फेंक दिया तो वहां स्टोन बन गया, ब्रेस्ट में फेंक दिया तो लंप बन गया, उस लंप में ब्लड सप्लाई चालू हो गया तो कैंसर बन गया। तो सभी डिजीजेस का बेसिस एसिड बेस डिसबैलेंस है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप 100 कैंसर के पेशेंट को पूछिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, पहला चीज बोलेगा कॉन्स्टिपेशन है। पहला चीज वो बोलेगा कॉन्स्टिपेशन है और यहाँ पर जलन होती है। पहली चीज वो आपको बता रहा है कि मैं एसिड बेस डिसबैलेंस से इस स्थिति में आ गया हूं। तो शायद ये मालूमात हो है, इसलिए हम शायद कैंसर पेशेंट्स का बहुत भला भी कर पाते हैं। बिल्कुल। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छे से आपने जवाब दिया इसका भी। तो डॉक्टर साहब, एक हमारा ये सवाल रहेगा कि जैसे अगर कोई किसी को बंदर काट जाए या कुत्ता काट जाए या फॉर दैट मैटर सांप काट जाए, तो उसके लिए क्या एलोपैथी में जाना जरूरी है? कोई इंजेक्शंस लेना या कोई सर्जरी करवाना कुछ जरूरी है? इसको स्टार्ट करते हैं हम कि जन्नत की हकीकत हमें भी पता है गालिब। दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है कि आपने एंटी रेबीज इंजेक्शन ले लिया और ये ले लिया और आप बच गए। वस्तु स्थिति ये है कि आप डर के शिकार हैं। आप देखिए, चूंकि मैं MBBS एक झारखंड से किया हूं,
तो वो एक जंगल का इलाका है जहां पर हमारा मेडिकल कॉलेज था। तो हमने अपने इंटर्नशिप में 100 कम से कम सांप के काटे हुए देखे होंगे। उस 100 में से 97 लोग मर जाते हैं। उस 97 में से एक आदमी जहर से मरता है, बाकी 96 इस डर से मरते हैं कि सांप ने काट लिया। इसीलिए ये जो पैंडेमिक आया था जिसमें डर फैलाया गया, डर सबसे बड़ा रीजन है मौत का। इसीलिए कहते हैं जो डर गया समझो मर गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये डर अपने यहां से निकालें। इन चीजों के चलते मौत नहीं होगी। पहली बात तो ये अपने मन में पूरा आश्वस्त हो जाए। सांप 98 to 99% नॉन पॉइजनस होते हैं। ह्यूमंस को पॉइजन नहीं कॉज करते हैं अनलेस हम ये कॉज करने लगे। इसमें मैं एक आपको स्टोरी बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि प्रूफ भी चाहिए होता है ना, लोगों को प्रूफ भी चाहिए होता है। ये बातें ऐसी हैं कि नॉर्मली आप करके निकल जाएं और आप प्रूफ ना दें तो लोग मानेंगे नहीं। तो उनको जरूर नेट पे जाके, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये स्टडी हुआ था जहां पर एक कॉन्विक्ट था। कॉन्विक्ट को 3 बजे दोपहर को फांसी की सजा थी उसकी। एक वीक पहले से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक्टिव हो गई और उसके कुछ स्टूडेंट्स कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे। तो पहले कोर्ट से परमिशन लिया, फिर जेलर से परमिशन लिया, फिर इनमेट से परमिशन लिया कि हम आप पे ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो जेलर ने परमिशन दे दिया। इनमेट के पास आके पूछा कि हम एक सांप के जहर को आपको इंजेक्ट करना चाहते हैं, उससे 15 मिनट में मौत हो जाएगी और वो पेनलेस डेथ होगा क्योंकि फांसी में पेन बहुत होता है। तो उसको समझाया गया, उसने हस्ताक्षर कर दिए, हाँ ठीक है वो रेडी है। अब जिस दिन 3 बजे उसको फांसी देना था दोपहर को, उस दिन ये 8:30 बजे ही आ गए। तो वो भी बिल्कुल तैयार था। उसको इन्होंने इंजेक्ट किया, 5 मिनट के अंदर पेशेंट की डेथ हो गई। इन्होंने नॉर्मल सलाइन इंजेक्ट किया था, इन्होंने सांप का जहर इंजेक्ट ही नहीं किया था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो डर और वो इंटेंट पेशेंट ने डाला कि अब तो मुझे जहर इंजेक्ट हो गया है, अब तो मुझे मरना है, और ये डर जान लेके रह गया है। ये बहुत ही, ये एक्सपेरिमेंट आपको गूगल में अवेलेबल है, कोई अगर ढूंढना चाहे तो ढूंढ भी सकते हैं। और ये बहुत बड़ी स्टडी थी और बहुत प्रकाशित हुई थी, मतलब उस समय, कि ये जो इंटेंट है वो कितना जरूरी है। और अगर साइंस, हमें बड़ी खुशी हुई ये स्टडी पढ़ के, क्योंकि साइंस अगर यहाँ तक पहुंच गई है तो सटल बॉडी और मनोमय कोश और प्राणमय कोश, आनंदमय कोश बहुत दूर नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। जी बिल्कुल। और एक प्रश्न मेरा ये भी रहेगा कि सर, आपके द्वारा मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि लोगों के जो बाल आजकल इतनी जल्दी सफेद हो रहे हैं, जो मतलब छोटी उम्र में ही सफेद हो रहे हैं, जैसे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा मेरे भी बाल सफेद होने लगे हैं अभी से। तो इसका क्या कारण है और इसे हम कैसे नेचुरली काला कर सकते हैं या नेचुरल कर सकते डेफिशिएंसी, जी, डेफिशिएंसी डिजीज है ये। कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी है बॉडी में, ज्यादातर सेलेनियम की होती है। सेलेनियम आपने सॉइल में छोड़ा नहीं, माने आपने का मतलब है इंसान ने सेलेनियम छोड़ा ही नहीं सॉइल में। हम इतना ज्यादा यूरिया और ये केमिकल्स यूज करने लगे हैं कि सेलेनियम नदारद होता जा रहा है, हो भी गया है, होता भी जा रहा है। दूसरा, और भी कई डेफिशिएंसीज होती हैं। एक बात बताइए मुझे, लोग बोलते हैं कि इसमें पोटेशियम है, इसमें कैल्शियम है, इसमें ये है, ये फूड में ये मिनरल है, ये आयरन का रिच सोर्स है। आदमी क्या क्या खाए और कितना नॉलेज ले, कोई एक ऐसी जगह है जहां पर कहीं कोई डेफिशिएंसी, सब कुछ है? कोई एक ऐसी जगह है? जी है, वो है मिट्टी। ऐसी कोई डेफिशिएंसी ही नहीं है जो मिट्टी में है। मिट्टी माँ है,
और हम मिट्टी से कटे हुए लोग, मिट्टी से दूर लोग, जैसे जैसे हम मिट्टी से कटते गए, सीमेंट की तरफ आते गए, हमारी मानसिकता भी एकदम जानवरों की तरह हो गई। हम इंसानियत भूलते गए, हमारे मन में दया, माया, ममता, करुणा भी नहीं है। हम बिल्कुल पत्थर दिल हो गए हैं, जैसे सीमेंट के घर। मिट्टी ने हमारी कलात्मकता ऐसी खत्म की है, जिसकी जैसे जैसे हम कटते गए। किस बात से कटे? मिट्टी में इन्फेक्शन है। मैं उन साइंटिस्टों को पूछना चाहता हूं कि आपको कम से कम शर्म तो आनी चाहिए। जिस मिट्टी से पैदा हुए, जिस मिट्टी में मिल जाना है, आपकी खंडित दृष्टिकोण ने उसमें सिर्फ इन्फेक्शन देखा, उसमें मां नहीं देखा। दूसरा, कमिंग टू द साइंटिफिक फैक्ट जो आपने पूछा, आपके स्किन का पीएच कितना है? 5.5। आपके सोप का पीएच कितना है या शैम्पू का पीएच कितना है? 8.0। तो अगर एसिड और एल्कली मिलेंगे तो सॉल्ट बनेगा, ये सबको पता है। हमें तो 7th स्टैंडर्ड में पता चल गया था। तो एसिडिक स्किन में एल्कलाइन सोप आप यूज कर रहे हैं, और व्हाइट हेड्स में आप सोच रहे हैं कि व्हाइट हेड्स हो गया, ये सॉल्ट है। ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स सॉल्ट है। तो आपका स्किन का पीएच चेंज हो गया है, तो बाल आपके रहेंगे नहीं। स्किन का पीएच रिस्टोर कैसे करेंगे? आप मिट्टी लगाइए। हम पहले मिट्टी से नहाते थे, हम मिट्टी से हाथ धोते थे, हम वो बातें भूल चले हैं। इसीलिए मैं हर बार भारतीयता पे वापस लेके आता हूं। जब तक आप आएंगे नहीं, आपको बात समझ नहीं आई। तो उन लोगों का जिनके बाल प्रीमेच्योर ग्रे हो रहे हैं, मैं बोलूंगा कि नींबू युक्त साबुन क्यों, नींबू क्यों नहीं? आपको नींबू वाला साबुन क्यों चाहिए? नींबू से क्यों नहीं नहा सकते हैं आप? उससे आप अच्छा स्मेल भी करेंगे, आपको कोई परफ्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और टूथपेस्ट क्यों, हल्दी क्यों नहीं? जो लोग हल्दी नहीं यूज करना चाहते हैं, मैं उनको बताता हूं, अगर दांत को जिंदगी भर व्हाइट रखना है तो हल्दी से बड़ा कुछ भी नहीं है। हल्दी एक क्वांटम फूड है, मैं रेकमेंड करूंगा। दूसरा ये है कि माइक्रोबायोम रिस्टोर करता है वो, जो आपके बालों को भी रिस्टोर करेगा और उसके ब्लैकनेस को भी रिस्टोर करेगा, मिट्टी भी रिस्टोर करेगी। तीसरा, आप पीठ के बल सोना बंद कर दें, क्योंकि पीठ के बल हम हर बार एक्सेप्शन नहीं हो सकते हैं। 8.7 मिलियन स्पीशीज है। एक और स्पीशी बता दीजिए जो पीठ के बल सोता हो। सब पेट के बल सोते हैं या साइड में सोते हैं, आप एक्सेप्शन नहीं हो सकते हैं। पीठ के बल जानवर तब सोता है जब मर जाता है, आप रोज मरते हैं। दूसरा, जब आप पीठ के बल सोते हैं, एक तो एक नॉस्ट्रिल बंद हो जाती है, सिर्फ एक नॉस्ट्रिल से आप हवा लेते हैं। इमीडिएटली पेट के बल आ जाइए, दोनों नॉस्ट्रिल खुल जाएगी आपकी और आप हवा ज्यादा लेंगे, तो आपका रिपेयर मैकेनिज्म भी अच्छा काम करेगा। तीसरा, जब आप तकिया लेते हैं लेट के, पीठ के बल लेटेंगे तो तकिया लेना पड़ेगा। जब आप तकिया लेते हैं और पेट के बल लेटेंगे तो नहीं लेना पड़ेगा। लेंगे तो आप सो नहीं पाएंगे, आपको निकालना पड़ेगा तकिया। तो आप सर को ऊपर कर लेते हैं, एक एंगल देते हैं, ब्लड सप्लाई सर को कम जा रहा है, स्कैल्प को कम जा रहा है, तो बाल झड़ रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, वो आपको दिखता नहीं है। हीमोडायनेमिक्स ऑफ द बॉडी में वापस आना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं। जितने लोगों को ब्लड प्रेशर है, उनको मैं ये बोलना चाहता हूं, आप 7 दिन तकिया निकाल दीजिए। ब्लड प्रेशर की दवा खाएंगे तो चक्कर आने लगेंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर आपका लो हो गया। जरूरत नहीं है, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया आपका, छोड़ दीजिए दवाइयां। जी जी, एक ही उसमें बहुत कुछ आपने बताया है। मतलब आप इतना कुछ बता देते हैं कि आगे बोलने के लिए ही सोचना पड़ता है। तो और एक सवाल ये है कि अगर किसी के मुंह में छाले हो जाएं तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है और ये क्यों होते हैं? ये माइक्रोबायोम डेफिशिएंसी है। सबसे पहले टूथपेस्ट लगाना बंद करें, टूथपेस्ट यूज करना बढ़कर ये बंद करें। और ये एक गलत प्रक्रिया में हम चलते हैं कि नॉर्मली टूथपेस्ट ये करते हैं तो सुबह सुबह वो सारा कुछ हम बाहर थूक देते हैं।
क्योंकि टूथपेस्ट हम निगल नहीं सकते हैं, केमिकल है वो, तो वो थूक देते हैं बाहर। दैट सुबह का जो सलाइवा है, दैट इज वेरी रिच इन माइक्रोबायोम। वो आपकी आंखों की ज्योति भी वापस ला सकता है। उसके पास बहुत ताकत है जो आप थूक देते हैं बाहर, ये टूथपेस्ट के चक्कर में। अगर इसके बजाय आपने हल्दी लगाया होता तो आप वो सलाइवा अंदर ले लेते, आप कुल्ला करके वो अंदर ले लेते और आपका वो माइक्रोबायोम रिस्टोर हो जाता। पहली बात, अपना माइक्रोबायोम रिस्टोर कर लेंगे, ये माउथ के अल्सर्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जिन लोगों को माइक्रोबायोम के बारे में जानना है, ये मैं आपको आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा। माइक्रोबायोम इज गोइंग टू रिवोल्यूशनाइज द वे वी आर लुकिंग एट हेल्थ एंड डिजीज। इन द नेक्स्ट 5 years एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। माइक्रोबायोम, ये आप 100 ट्रिलियन सेल्स हैं ये बॉडी में, जिसमें से 90 ट्रिलियन माइक्रोब्स हैं, 10 ट्रिलियन ह्यूमन सेल्स हैं। सो यू आर अ बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल एंड म्यूकर कॉलोनी। इतने माइक्रोब्स हैं आपके पास। उनकी जीन्स आपकी बहुत कुछ यूज करती हैं, बहुत कुछ चेंज करती हैं, आपके जीन्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, जिसको एपिजेनेटिक्स कहते हैं। इसीलिए जेनेटिक डिजीजेस अब रह नहीं गए हैं, एपिजेनेटिक्स से आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो माइक्रोब्स, माइक्रोबायोम 9 तरह के होते हैं बॉडी में, जैसे नवग्रह होते हैं। नवग्रह की पूजा शांति के लिए होती है। आप 9 माइक्रोबायोम्स का ख्याल रख लें, आप शांत रहेंगे। इसीलिए साइंस और स्पिरिचुअलिटी मिल रही है। ये एक एग्जाम्पल बताना चाह रहा था मैं। तो ये जो 9 माइक्रोबायोम्स हैं, दांत जब आपने बंद किया, कभी आपने गौर से देखा कि आपने फोर्ट्रेस बंद कर लिया? जैसे फोर्ट्रेस बंद होता है, वैसे दांत बंद हो गए तो अंदर का फोर्ट्रेस बंद हो गया। जो लिप्स और दांतों के बीच में जो सलाइवा है, उसका माइक्रोबायोम डिफरेंट है। जो दांतों के अंदर सलाइवा है, जीभ से ये लगा हुआ, वो माइक्रोबायोम डिफरेंट है। ये दोनों में समन्वय आप कुल्ला से करते हैं। जब आप कुल्ला करते हैं, ऐसे करते हैं, तो आप दोनों को मिक्स करते हैं और ये माइक्रोबायोम आपको हेल्प करता है आपके सभी माउथ अल्सर्स को हील करने के लिए। कहीं बाहर से कुछ लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप रिस्टोर कर लीजिए, आपका सारा कुछ ठीक चलेगा। फर्मेंटेड फूड इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप याद करिए, हम वो लोग हैं, हम कृष्ण की भूमि पर रहने वाले लोग हैं, जो फर्मेंटेड फूड चोरी करके खाते थे। वो फर्मेंटेड फूड है, माखन फर्मेंटेड फूड है। जी 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 डॉक्टर साहब, तो आपने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल में हमारे सभी सवालों का अच्छे से जवाब दिया। तो एक आखिरी में मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोगों के लिए एक मूल मंत्र दें कि वो आगे अपने लाइफस्टाइल को किस तरीके से रखें कि वो कम बीमार पड़े या ना बीमार पड़े, और अगर हैं बीमार तो वो ठीक हो जाए। हाँ, तो बेसिक्स अगर हेल्थ और डिजीज का देखा जाए, हेल्थ और डिजीज के बेसिक्स चेंज नहीं करते हैं। भाषा हमारी कोई भी हो, लय कोई भी हो, शैली कोई भी हो, बेसिक्स ऑफ हेल्थ एंड डिजीज इज, जब आप सांस लेते हैं, ज्यादा सांस लेते हैं तो ज्यादा हवा ले रहे हैं आप। पानी पीते हैं तो आपने पानी पी लिया, हेल्दी हो गए। जितने दुनिया के एक्सरसाइजेस हैं, योगा, मॉर्निंग वॉक, स्विमिंग, डांसिंग, जॉगिंग, वेट लिफ्टिंग, इन सब में आप क्या करते हैं? कॉमन क्या है? आप सांस ज्यादा लेते हैं, सांस ज्यादा छोड़ते हैं। जब आप सांस लेंगे प्यास लगेगी, जब आप ज्यादा सांस लेंगे ज्यादा प्यास लगेगी। तो आपने सांस ले लिया, पानी ले लिया, हेल्दी हो गए। और सिक पेशेंट का क्या होता है? सांस और पानी चढ़ाना पड़ता है, ऑक्सीजन और ड्रिप हर एक सिक आईसीयू के पेशेंट को लगेगा ही, चाहे उसकी बीमारी जो भी हो। तो ये आपको एक मैसेज देना चाहिए, इस पेशेंट का जल और वायु ठीक नहीं है, जल और वायु रिस्टोर कर लीजिए, बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और जुबान पे लगाम दीजिए कुछ खाने के लिए, और जुबान पे अगर लगाम है तो 3 लोगों से वास्ता नहीं पड़ेगा। खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा, बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा। और इन तीनों से जिंदगी में वास्ता ना ही पड़े तो ज्यादा अच्छा है। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। और आपका बहुत बहुत फिर से धन्यवाद, आपने मुझे समय भी दिया, आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया आपसे बातचीत करने का। और मैं चाहूँगा कि और भी मुझे मौके ऐसे मिलते रहें, और भी हम ऐसे शो करेंगे। जैसे वेगस नर्व पे, एक माइक्रोबायोम पे, मैं चाहूँगा आप आए हमारे चैनल पे दोबारा और कभी। जरूर, 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 जरूर। थैंक यू, धन्यवाद। आप, आपका शुभ हो, आपका भला हो। धन्यवाद।